तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट पेपर देखने वाले हैं बच्चों, चाहे आप इसको सैंपल पेपर कह सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर कह सकते हैं या इम्पॉर्टेंट पेपर कह लीजिए। आपको पता होगा बच्चों, आपका टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स का, ये 18 मई को होने वाला है। 18 मई 2022 को होने वाला है। तो इसी पेपर से संबंधित जो आपका ये टर्म 2 का पेपर होने वाला है, इससे संबंधित इकोनॉमिक्स का हम लोग आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर लेकर के आ गए हैं। ये सैंपल पेपर नंबर 2 है हमारा बच्चों, और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कराइए कराइए। तो देखिए बच्चों, आपका और हमारा साथ इतना अच्छा रहा है अभी तक, और आगे भी अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बस कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार बरसाते रहिए, और लाइक वाले बटन पे अपना प्यार जरूर बरसाया कीजिएगा। आप जितना ज्यादा लाइक करते हैं ना, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ ये, जितना ज्यादा आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो आप अगर एक लाइक करते हैं ना, तो आपके एक लाइक से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो 100 टाइम्स बढ़ जाता है। तो लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का हम लोग जो सैंपल पेपर नंबर 2 है, इसको आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वीडियो जो है सो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, प्लस में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, दोनों के लिए बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से। क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी मीडियम में भी आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आंसर दिखाऊंगा सैंपल पेपर का, और इंग्लिश मीडियम में भी दिखाऊंगा। तो दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जब मैंने अपने टाइम पे 12th किया था, ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि मैंने अपने टाइम पे 12th किया था, 2019 में 12th किया था मैंने, अपना बोर्ड दिया था। तो उस टाइम पे मेरे पास इको सब्जेक्ट नहीं था, बट आपकी डिमांड पर इको का सब्जेक्ट लाया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा आपको समझाने में, जितना भी मुझे आता होगा अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग करियर का, ठीक है। तो चलिए फाइनली शुरू करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स से आपका जिसका सब्जेक्ट कोड है 030 या 030 आप कह सकते हैं, हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं आप इसको। इसका जो पेपर होगा आपका, ये 2 घंटे का पेपर होगा, और जो पेपर होगा आपका ये 40 नंबर का पेपर होगा। ये बिल्कुल आप रट लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ऊपर हम लोग अगर चले तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इसी तरह से आएगा। आपका यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर ये सेट लिखा हुआ रहेगा। आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि जो आपको बोर्ड का पेपर मिलता है वो सेट 1, 2, 3 या 4, इन 4 सेट में से ही कोई एक सेट मिलता है। तो सेट 1 जो है ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, अभी जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सेट 2 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से इन चारों सेट में से कोई एक सेट का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ लगेगा बोर्ड के अंदर, ठीक है। और उसी प्रकार से आगे अगर मैं बात करूं तो पेपर के अंदर आपको एक कोड नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। नीचे चलूं तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें लिखी हुई रहेंगी, जैसे इकोनॉमिक्स का जो आपका ये पेपर है, इसमें टोटल 13 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए अब जो हमारा पेपर है उसका जो जनरल इंस्ट्रक्शंस होता है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, शॉर्टकट में इसको समझ लेते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस हिंदी में जिसको आप सामान्य निर्देश बोलते हैं, तो ये क्या कह रहा है। अगर आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड करते हैं, सामान्य निर्देश को पढ़ते हैं अच्छे से, तो आपको आज जो आप पेपर करने वाले हैं उसका आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि आपको पेपर करना कैसे और आपका पेपर आया कैसे, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, लिखा हुआ है सामान्य निर्देश, और ये लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में टोटल जो है कुल 13 प्रश्न है, बोले तो 13 क्वेश्चन है। और ये जो प्रश्न पत्र है इसके अंदर 2 अंकों के 5 प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्न मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर 2 नंबर वाले 5 प्रश्न दिए गए हैं, यानी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 नंबर वाले भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, और 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इनका आप आंसर जब लिखेंगे तो इनका आंसर आपको लिखना है 30 से 50 शब्दों के अंदर। जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर के अंदर, तो इसका जो आंसर आपको लिखना है ये 50 से 80 शब्दों के अंदर, यानी कि 50 to 80 वर्ड्स के अंदर लिखना है। उसके बाद है 5 नंबर वाले जो आपके क्वेश्चन है, इनका जो आंसर आपको लिखना है बच्चों 80 से 120 शब्दों में लिखना है, यानी कि 80 to 120 वर्ड्स के अंदर लिखना है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, स्रोत आधारित जो प्रश्न होते हैं, वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यही चीज अगर मैं आपको इंग्लिश में दिखाने का प्रयास करूं तो इंग्लिश में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, इंग्लिश में सामान्य निर्देश को बोलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। और वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ भी सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट अपने पेपर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक जीडीपी के मूल्य का अनुमान लगाएं जब मौद्रिक जीडीपी का मूल्य जो है 500 जो है सो कि 500 करोड़ रुपए और मूल्य सूचकांक जो है 150 है,
ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी इज 500 करोड़ एंड प्राइस इंडेक्स इज 150। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपको देना है बच्चों कुछ इस तरह से देना है कि दिया गया जो मौद्रिक जीडीपी है हमारा 500 करोड़ रुपए है और जो मूल्य सूचकांक है ये 150 है। ठीक है, तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बराबर में हमारा जो ब्रैकेट बंद मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद है और मूल्य सूचकांक गुने में 100 कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 दिया हुआ था 500 करोड़ करके और 150 आपका जो है सो कि इस तरह से दिया हुआ था गुने में 100, तो हमारा जो टोटल आंसर निकला वो 333.33 करोड़ ये आंसर हमारा निकलता है। यही क्वेश्चन का आंसर अगर आपको इंग्लिश में निकालना है तो इस तरह से देखेंगे कि नॉमिनल जीडीपी इज RS 500 करोड़ एंड प्राइस इंडेक्स इज 150, तो जो हमारे रियल जीडीपी है बराबर में नॉमिनल जीडीपी फिर प्राइस इंडेक्स गुने में 100 कर देंगे तो आपका जो आंसर है 333.33 करोड़ जो है आपका ये निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मूला याद रखिएगा और क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना है आपको। आगे चलते हैं, इसी के अथवा में यानी कि चॉइस में आप देखेंगे बच्चों एक और क्वेश्चन पूछा है कि एक द्रविक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक का व्यय दूसरे की आय है। ठीक है, एक का खर्च जो है ना दूसरे की आय है, इनकम है। क्या आप दिए गए कथन से सहमत है? वैध कारणों द्वारा अपने उत्तर का समर्थन करना है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, circular flow of income in two sector economy is based on the इस तरह से that one, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, do you agree with the given statement, support your answer with the valid reason। ठीक है, तो आपको अपने आंसर को एक वैलिड रीजन के साथ सपोर्ट करना है, सिद्ध करना है एक तरह से कह लीजिए। ठीक है, तो हाँ दिया गया कथन सही आप कह सकते हैं क्योंकि इस तरह से आप यहाँ पर आंसर देख ही सकते हैं कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। 2 नंबर का आंसर है आपका, क्वेश्चन भी 2 नंबर का है तो 2 नंबर का आंसर जो इतने में आप लिख देंगे तो इजीली आपको 2 नंबर मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप आंसर अपना रीड कर सकते हैं बच्चों। यही आंसर अगर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना होगा तो कुछ इस तरह से लिखना होगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना था बच्चों। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे का पहले में पूछ रहा है यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था में गिरती मांग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देखेंगे आप रेपो दर जो हमारा रेपो रेट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, और विपरीत रेपो दर को कम कर दिया है। केंद्रीय बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। इसका आंसर यहाँ पर है कि अर्थव्यवस्था में गिरती मांग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए कदम उचित है क्योंकि रेपो रेट और विपरीत रेपो रेट दर में कमी से वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से बाजार में ऋण की उपलब्धता में वृद्धि होगी। ठीक है, रेपो जो दर होता है ना उसमें कमी आम जनता के लिए ऋण लेना सस्ता कर देगी और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में उपभोग का मांग बढ़ेगा। यानी कि रेपो रेट जब आरबीआई आपका इस तरह से कर देता है ना तो रेपो रेट के गिरने और चढ़ने से क्या होता है कि मनी का फ्लो बढ़ता है। आप यहाँ पर देखेंगे इंग्लिश में इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आपका ये इकोनॉमिक्स में बड़ा फेवरेट है ये देखा जाए तो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि रेपो रेट क्या होता है, इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपसे। देखिए जो आरबीआई है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेपो रेट बढ़ाएगा तो लोन लेना मुश्किल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो रेपो रेट क्या करता है वो कम कर देता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है बैंक लोन ज्यादा देते हैं और लोन ज्यादा देंगे तो जो हमारी इकोनॉमी है उसमें पैसा ज्यादा जाएगा और पैसा ज्यादा जाएगा तो इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, बूस्ट मिलेगा। तो इस तरह से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपका और जो आंसर आपको देना है रेपो रेट वाला, इस तरह से आपको आंसर देना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ते चलिएगा बच्चों। आगे चलते हैं, इसी के अथवा में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो, कि मान लीजिए कि एमपीसी बराबर में 0.8 है, राष्ट्रीय आय में 2000 करोड़ की वृद्धि करने के लिए निवेश में कितनी वृद्धि की आवश्यकता होगी, गणना करनी है आपको। सपोज दैट करना है कि एमपीसी इज इक्वल टू 0.8, हाउ मच इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय 2000 करोड़, कैलकुलेट। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको इस तरह से देना है बच्चों, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ठीक है,
तो यहाँ पर गुणक के बराबर में 1 इस तरह से करके एमपीसी है। आप आंसर यहाँ पर देख लीजिए, तो निवेश बराबर में 400 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आंसर देख लीजिए, इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन कि अर्थशास्त्री आमतौर पर अर्थव्यवस्था में बढ़ती सीमांत बचत प्रवृत्ति के विषय में चिंतित रहते हैं, स्पष्ट करना है। जो इकोनॉमिस्ट है आर जनरली कंसर्न्ड अबाउट द राइजिंग मार्जिनल, इस तरह से तो सेव इज इन एन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो इसको आपको इक्विलिब्रेट करना है। तो इसका आंसर जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर कुछ इस तरह से देना है बच्चों। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। इंग्लिश में आपको इस तरह से आंसर देना है और हिंदी में आपको इस तरह से देना है आंसर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि क्षेत्रवार रोजगार प्रतिमान प्रवृत्तियों की तुलना और विश्लेषण करें, ठीक है ना। तो इस तरह से दे रखा है, इसकी प्रवृत्तियों की तुलना और विश्लेषण करना है आपको। इंग्लिश मीडियम में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, यहाँ पर एनालाइज द सेक्टर वाइज ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, ठीक है। तो जो इस तरह से है, यहाँ पर आपको ये दे रखा है टेबल, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो जो आंसर आपको लिखना है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों दोनों ही देख लीजिए। हिंदी में आपको इस तरह से आंसर लिखना है और इंग्लिश में आपको जो आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं बच्चों। अगला है हमारा पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझिए बच्चों कि भारत में स्वास्थ्य देखभाल जो है शहरी, ग्रामीण और अमीर गरीब विभाजन से पीड़ित है, ठीक है। कैसे समझाना है आपको, यानी कि स्वास्थ्य की देखभाल की अगर हम बात करें तो अमीर और गरीब को दो अलग अलग तरह का कैटेगरी में बांट दिया जाता है, ठीक है। और वहीं शहर में कम मतलब शहर में ज्यादा आपको फैसिलिटीज मिलती है, गांव में कम फैसिलिटी मिलती है अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। हेल्थ केयर इन इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम अर्बन, रूरल एंड रिच पुअर डिवाइडेड, ठीक है। हाउ एक्सप्लेन करना है आपको, ये इंग्लिश में था आपका। तो आंसर कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में इस तरह से आंसर लिखना है कि ये सही कहा गया है, भारत में इस तरह से बटा हुआ है। और किस तरह से बटा हुआ है आप यहाँ पर पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा चांस है कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके जो टर्म 2 का पेपर आने वाला है उसके अंदर रिपीट हो जाए। तो जो भी क्वेश्चंस दिखा रहा हूं मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जितना भी ध्यान से समझिए और ध्यान से क्वेश्चन आंसर्स को देखते चलिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका हिंदी में आंसर लिखना है आपको। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप यहाँ देख लीजिए, आंसर आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसके अथवा में दे रखा है कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है, इसका सूत्र बताना है आपको, ठीक है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आपको सूत्र बताना है, वही फॉर्मूला बताना है। इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, गिव इट्स फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है इस तरह से होता है कि श्रमिकों का जो जनसंख्या होता है अनुपात बराबर में श्रमिकों की कुल संख्या और कुल जनसंख्या, ठीक है। इस तरह से गुने में 100 कर देंगे तो हमारा ये निकल करके आ जाएगा। तो आंसर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है यहाँ पर आप अपना आंसर देख सकते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखना था। और फॉर्मूला यहाँ पर आप देख लीजिए, फॉर्मूला जो लिखना है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं और फिर उसके बाद डिवाइड में जो आपका टोटल पॉपुलेशन है उसको गुने में 100 कर दीजिएगा तो आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए छठे प्रश्न पे। तो छठे के पहले में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से ध्यान से समझिए। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है, ठीक है। तो छठे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है कि एक अर्थव्यवस्था में C बराबर में 200 प्लस 0.5 y उपभोग फलन है, जहां C उपभोग व्यय है और Y राष्ट्रीय आय है, निवेश व्यय 400 करोड़ है, क्या अर्थव्यवस्था 1500 करोड़ के आय स्तर पर संतुलन में है? आपके उत्तर का औचित्य बताना है आपको, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो कुछ इस तरह से पूछेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों, कुछ इस तरह से आंसर लिखना है
आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखेंगे अगर आप, ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए, जो आपको छठे का आंसर लिखना है कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा आप जरूर रीड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और वही बात करूँ इंग्लिश मीडियम में कैसे आंसर देना है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से छठे का आंसर देना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हिंदी में था, ये इंग्लिश में है, यहाँ पर देख लीजिए आप। उसके बाद आगे चलते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन आपसे और पूछा है, ध्यान से अगर हम देखने का प्रयास करें तो छठे का हमारा अथवा है, चॉइस है आपका कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो ये आप नीचे वाला कर सकते हैं। ये नीचे मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछा है कि 2019-20 की समान अवधि की तुलना में 2020-21 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी जो है ना, उसमें 23.9% की गिरावट आई है। यह बताता है कि लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। द हिंदुस्तान टाइम्स 1 सितंबर 2020 उपयुक्त समाचार रिपोर्ट में दर्शाई गई स्थिति को ठीक करने के लिए भारत सरकार जो है उसके द्वारा उठाए जाने वाले किन्हीं 2 राजकोषीय उपायों का उल्लेख करना है आपको। तो वही लॉकडाउन से संबंधित है कि हमारा जो इकोनॉमी है कैसे उसमें डाउनफॉल देखने को मिला है। ये क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से पूछेगा, और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आपको आंसर जो लिखना है, पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर है आपके सामने, ये देखिए, ठीक है। ये था हमारा इसी का अथवा। एक सेकेंड, लाइन पे रहिएगा, लाइन पे रहिएगा, इन द मीन्स की वीडियो में बने रहिएगा, माफी चाहूंगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में कुछ इस तरह से आंसर देना है कि स्थिति बताती है कि समग्र मांग समग्र आपूर्ति से कम है, ठीक है, इस तरह से है। और जो आपको आंसर लिखना है बच्चों वो ये तो हिंदी मीडियम वालों के लिए, यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। और जो आपको इंग्लिश में आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ये देखेंगे आप, और थोड़ा सा आंसर आपको बच गया तो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों आपको, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि के बावजूद भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली ने जो भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली अपने आप में एक बीमार प्रणाली है। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं को दर्शाते हुए इस कथन का समर्थन करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो आंसर आपको लिखना है बच्चों वो कुछ इस तरह से लिखना है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ बच्चों, ठीक है। ये देखिए 7वें का इंग्लिश मीडियम में आपको ऊपर दिखाऊंगा अभी मैं आपको, पहले हिंदी मीडियम में देख लीजिए। हिंदी मीडियम में कुछ इस तरह से आंसर आपको लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ते चलिए, ठीक है। और थोड़ा सा आंसर बच गया आपका, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, ये आप देख सकते हैं 7वें क्वेश्चन का। तो वीडियो को क्या करना है, आपको पॉज करना है और देन इसको क्या करना है, रीड करना है और ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाता है। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करते चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि पाकिस्तान में धीमी आर्थिक वृद्धि और पुनः निर्धारणता के कारण बताने आपको। व्हाट आर द रीजंस फॉर स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान में जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो धीमी गति से क्यों ग्रो कर रही है, तो वही चीज है। देखिए काफी सारी फैक्टर्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे रोजगार वगैरह नहीं है, वो लोग कर्जा बहुत ले रखे हैं, ठीक है। इनकी जीडीपी से ज्यादा तो इनके ऊपर कर्जा है, सोचिए लगभग 300 कह रहा हूँ, लगभग मेरे ख्याल से 400 बिलियन डॉलर की इनकी जीडीपी है, 300 से 400 बिलियन डॉलर की, और अप्रोक्सीमेटली 400 बिलियन डॉलर के आसपास इनका कर्जा पहुंच चुका है। तो सोचिए जीडीपी, बल्कि उससे ऊपर ही चला गया इनका कर्जा, तो इनकी जाहिर सी बात है कि इनको जो इकोनॉमी है वो कम ग्रो करेगी। जो इन्वेस्टर्स है हमारे वो कम इन्वेस्ट करना चाहेंगे पाकिस्तान में। और किसी भी कंट्री का अगर आपको जीडीपी बढ़ाना है तो इन्वेस्टर्स जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जो जीडीपी है उसको बाउंस बैक करने में, ऊपर उठाने में कह सकते हैं आप, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में इस तरह से आंसर लिखना है आपको। पाकिस्तान में धीमी गति से जो गरीबी है वो हट रही है, या कह सकते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो धीमी गति से आगे बढ़ रही है। और उसी हिसाब से जो इंग्लिश में आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से आपको लिखना है। कोई भी 3 रिलेवेंट पॉइंट आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको लिख देना है बच्चों,
ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि मानव विकास के किन्हीं 6 संकेतकों का आपको नाम लिखना है। नेम एनी 6 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एचडी का। ठीक है, तो मानव विकास के 6 इंडिकेटर कौन कौन से हो सकते हैं, ध्यान से समझिए। पहला हो सकता है आपका यहाँ पर देखिए मानव विकास सूचकांक हो सकता है, जिसको आप एचडीआई बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको आप कह सकते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, स्कूल शिक्षा क्या है, इस तरह से हम लोग 6 के बारे में बताएं। यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो कोई भी 6 आपको लिख देना है, तो इजीली आपको 3 नंबर मिल जाएगा बच्चों। यही क्वेश्चन का आंसर अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें, ये क्वेश्चन इंग्लिश में इस तरह से पूछा था, इंग्लिश में आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर हमसे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक सेकंड, हाँ यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय बरती जाने वाली की इन्हीं 3 सावधानियों का उल्लेख करना है। स्टेट एनी 3 जो है सो कि इस तरह से जो लिया जाता है सावधानियां, कैलकुलेट किया जाता है जब नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लीजिए, इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 पॉइंट में बता रखा है आपको आंसर। वीडियो को पॉज करके आपको पढ़ लीजिए इन सबको, और कोई भी 3 पॉइंट लिख देंगे ना आप, तो 3 नंबर आपको इजीली मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को इस तरह से आंसर लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रहा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आंसर, ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन बच्चों। अब 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको भी ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं 11वें क्वेश्चन को। 11वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में यदि प्रारंभिक निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि की जाती है, तो यह मानते हुए कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है, निवेश गुणवत्ता की क्रियाविधि समझानी है आपको। ठीक है, यही क्वेश्चन आप इंग्लिश में यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ध्यान से समझेंगे कि इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है। पहले तो आप हिंदी मीडियम में देख लीजिए, यहाँ पर आपको इस तरह से चार्ट वगैरह बना करके समझाना है, चार्ट कह रहा हूँ, यहाँ टेबल बना करके समझाना है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। और देन नीचे आएंगे तो इस तरह से आप देख ही सकते हैं, इस तरह से आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक है आपका आंसर, ये देख सकते हैं लास्ट इस तरह से y बराबर में 500 करोड़। और ऊपर चलेंगे तो इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाता है, यहाँ से आपको शुरू करना है। देन नीचे आते आते इधर देखेंगे तो इस तरह से टेबल बनाना है आपको ये पूरा, और ऐसे टेबल बिल्कुल बनाया कीजिएगा, इससे टीचर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूरी कोशिश कीजिएगा जितना फिगर्स, टेबल, जो भी चीजें आती हैं आपको बना करके आइएगा, इससे आपका जो पेज है वो भी ज्यादा भरेगा, और जो टीचर है उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि भाई बंदे ने भर रखा है। ठीक है, तो कुछ आता है इसको। आगे अब हम लोग आ गए बच्चों 12वां जो हमारा क्वेश्चन है इसके ऊपर। 12वें क्वेश्चन देखिए पहले में क्या पूछा है यहाँ पर, ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो तो 12वें के ए में पूछा है आपसे, हिंदी में जिसको आप बोलते हैं यहाँ पर कि इस तरह से करना है यहाँ पर। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये पूछा है आपसे बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, इस तरह से यहाँ क्वेश्चन हिंदी मीडियम में पूछ रखा है, आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं इंग्लिश मीडियम बताऊंगा क्योंकि इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब थोड़ा इंग्लिश मीडियम में ना इजी पड़ जाता है, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। ठीक है, तो जितना मेरे से हिंदी हो पाएगा उतना हिंदी में बताऊंगा। तो कॉन्टेंट दे रखा है हमारा, कॉन्टेंट इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से दे रखा है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए आप, इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जैसे ये दे रखा है ना, इसके बेसिस पे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप रीड कर लीजिए बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ रखा है यहाँ पर आपसे, और देन आपको इसी हिसाब से आंसर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे। लगभग यहाँ पर 2 इधर है, फिर बी में क्वेश्चन पूछा है, इस तरह से 3 ये है, इस हिसाब से है। और जो आपको आंसर देना है बच्चों कुछ इस हिसाब से देना है। नीचे चलूं तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, और नीचे चलूं तो और आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको अपना आंसर लिखते हुए चलना है हिंदी मीडियम में। और अगर मैं आपसे बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आपको आंसर अपना लिखते हुए चलना है, ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में 12वें क्वेश्चन का यहाँ तक है।
ठीक है। इसी के अथवा में भी एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाला अथवा वाला क्वेश्चन है हिंदी मीडियम में, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मीडियम में आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा है कि कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द एक्सपेंडिचर मेथड, तो आपको ये कैलकुलेट करके बताना है पूरा, ठीक है। और इस तरह से ये दे रखा है। अब इसका आंसर जो आपको लिखना है, ये नेशनल इनकम जो है इसको आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आंसर आपको लिखना है। और उसके बाद अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो हिंदी मीडियम में कुछ इस तरह से यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है। जो अथवा वाला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आय को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस तरह से जो क्वेश्चन था वहां पूछा हुआ, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अब 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें 12वें क्वेश्चन, सॉरी माफी चाहूंगा, 13वां क्वेश्चन, 12वां हो गया हमारा, 12वां हो गया। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे हमसे, 13वां क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि ये रहा, हाँ, कि क्या आप सहमत है कि जिस तरह से हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं उसने प्रकृति पर्यावरण पर बोझ डाल दिया है, समझाना है आपको। तो जैसे जैसे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या वो जो इन्वायरमेंट है उस पर बोझ डाल रहा है? डू यू एग्री दैट द वे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट हैज पुट अ बर्डन ऑन नेचर इन्वायरमेंट? इलैबोरेट करने हैं आपको। तो देखिए हाँ, कहीं हद तक कहा जा सकता है। तो आपको कुछ इस तरह से आंसर लिखना है। ए में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान विकास की जो रणनीति है, ज्यादातर देखा जाए तो प्लास्टिक वगैरह ये सब खतरा पैदा कर ही रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इजी है, बना करके भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में इस तरह से लिखना है और इंग्लिश मीडियम में जो आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यही अब अगला क्वेश्चन है, मतलब इसका इंग्लिश मीडियम में देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या आप सहमत है कि पूर्ति मांग जो है संबंध का प्रतिलोम पर्यावरण क्षरण का एक कारण है, समझाना है आपको, ठीक है। तो वही चीज है आपका, ये यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछा है आपसे, तो इसको आपको आंसर लिखना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आंसर अपना इस तरह से लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके इस तरह से बी का आंसर लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनको भी मैं आंसर दिखा देता हूँ। आपको आंसर कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आपका ब जो बोले तो बी है, यहाँ से शुरू हो जाता है, और जो आपको आंसर लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर नंबर 2 था ये भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको बेल का आइकन, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो होगा, उसको प्रेस करके आपको ऑल पे क्लिक करना है। ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारे द्वारा वीडियोस डाली जाएंगी आपके टर्म 2 के एग्जाम से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा और आपकी जो तैयारी है वो और भी अच्छी तरीके से हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, मोटिवेशन बढ़ाइए हमारा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।